गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 34, विच इज़ ऑल अबाउट चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। तो फिलहाल हम मिडिवल एरा की तरफ पढ़ रहे हैं और एंशिएंट ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। तो हमने अब तक 3 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले मिडिवल एरा में नॉर्थ इंडिया का क्या हाल था, वहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज़ उभर के सामने आ रही थी। फिर हम साउथ इंडिया की तरफ गए और वो हमने पढ़ा कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा था। फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिलीजन वगैरह का क्या हाल था। और आज हम देखेंगे कि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, तो थियरी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की तरफ सीधे चलते हैं। सिमिलरली कल हम एक और चैप्टर कवर करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, कि उस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस आ रहे थे। और फिर इसके बाद ही हम लोग राष्ट्रकूटास वगैरह जो छोटी मोटी डायनेस्टी बच जाती हैं उनको पढ़ते हुए इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्ली मिडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टैक्स लेवीड अपॉन द होल विलेज। ये डिफरेंट तरह के टैक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि अर्ली मिडिवल एरा में इसमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो पूरे के पूरे विलेज के ऊपर लगता था। तो अर्ली मिडिवल एरा में जो लैंड ग्रांट्स हैं उसमें कौन कौन से टैक्स आते थे, लाइक फॉर एग्जांपल भाग, भोग, इसके अलावा कर एंड हिरण्या। ठीक है, ये चीफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। और पिंडका वो टैक्स है जो कि पूरे के पूरे विलेज के ऊपर लगता था। ठीक है, तो इसका नाम है पिंडका। Which of the following refers to a fine realized for 10 offences committed by the villagers? तो विलेजर्स अगर 10 तरह के ऑफेंसेस कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक पर्टिकुलर फाइन लगता था, उसका नाम क्या था आपको ये बताना है। तो उसका नाम था 10 अपराध। ये बेसिकली एक तरह का फाइन था जो कि लगता था अगर 10 ऑफेंसेस कमिट कर लिए हैं विलेजर्स तो। और उस ऑफेंसेस में डिफरेंट तरह की चीज़ें आती थी, लाइक अगर उन्होंने किंग के ऑर्डर्स का डिसओबीडियंस किया है, मतलब जो किंग ने ऑर्डर्स दिए उनको नहीं माना, इसके अलावा किसी वुमेन का मर्डर किया, इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट किया, एडल्ट्री की, थेफ्ट करी, एजॉल्ट किया, कुछ भी अगर ऐसा किया, 10 ऑफेंसेस के बाद उनके ऊपर एक पर्टिकुलर फाइन लगेगा, उसका नाम था 10 अपराध। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबली मेंट एक्स्ट्रा सेस ओवर एंड अबव द फिक्स्ड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल एरा में जो स्टेट है उसके ऊपर जो फिक्स्ड रेवेन्यू होता था उसका, अगर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सेस लगता है तो इसमें से कौन सा टैक्स कहेंगे उसको। तो उसका नाम है उद्रंगा, जिसको आप उपय कर भी कह सकते हैं। ये प्रोबेबली एक तरह का एक्स्ट्रा सेस हुआ करता था जो फिक्स्ड रेवेन्यू के अलावा होता था स्टेट के ऊपर ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। जबकि 10 अपराध के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक फाइन है जो कि विलेजर्स के ऊपर लगता था अगर उन्होंने किसी तरह के 10 ऑफेंसेस कंडक्ट कर लिए हैं तो। ठीक है, हिरण्य रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल इंडिया। हिरण्य किस टाइप का टैक्स हुआ करता था। तो हिरण्य का मतलब था एक लमसम असेसमेंट कैश के फॉर्म में विलेजेस के ऊपर, और ये ग्रेन शेयर से बिल्कुल अलग होता था जो कि किंग असेस करते थे इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या ये फाइन था रियलाइज्ड फॉर 10 ऑफेंसेस? नो, ये जो है एक्चुअली 10 अपराध है। सेकेंड है लमसम असेसमेंट इन कैश अपॉन विलेजेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ग्रेन शेयर ऑफ द किंग असेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स। ये है आपका हिरण्य। अ पीरियोडिकल टैक्स लेविड प्राइमरली अपॉन एग्रीकल्चरल लैंड ओवर एंड अबव द किंग्स नॉर्मल शेयर ऑफ द ग्रेन, की नहीं है। ठीक है, Which of the following forms of industry were in vogue during the early medieval period? Early medieval era में इसमें से कौन सी इंडस्ट्री थी जो उस टाइम के फैशन में थी। A great variety and different qualities of textiles were produced. Saurashtra was famous for bell metal and Vanga for tin industry. The art of the jeweler appears to have maintained its old level. Select the correct option from the quotes given below. तो अर्ली मिडिवल एरा के जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसके मुताबिक एक डिफरेंट क्वालिटी हमें टेक्सटाइल की मिलती है इनके एरा से, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला। फिर सौराष्ट्र रीजन जाना जाता था बेल मेटल के लिए और वंगा रीजन जाना जाता था टिन इंडस्ट्री के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है द आर्ट ऑफ द जूलर अपीयर्स टू हैव मेंटेन्ड इट्स ओल्ड लेवल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो ज्वेलरी की आर्ट थी वो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस लेवल से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 and 3 सारे सही हैं। Which of the following are the 5 centers for manufacturing sword as mentioned in Agni Purana during the medieval era? Medieval era में जो अग्नि पुराण एक किताब है उसमें कौन से 5 सेंटर्स का नाम दिया हुआ है जहाँ पे तलवारों को बनाया जाता था। अंगा, वंगा,
सुरपरक, ऋषिका, खटी खट्टारा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये पांचों के पांचों सेंटर्स वही हैं जिनका नाम मेंशन्ड है अग्नि पुराण में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन पांचों जगह पे स्वॉर्ड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग गिल्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडीवल पीरियड। गिल्ड्स के बारे में इसमें से कौन से ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है। तो गिल्ड्स क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों का जो कि सेम तरह के जॉब को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको गिल्ड्स के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन से ठीक हैं। फर्स्ट है ओनली मर्सेंटाइल गिल्ड्स फंक्शनड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो क्या इनके टाइम पे सिर्फ मर्सेंटाइल गिल्ड्स फंक्शन करते थे। दे हैड द राइट ऑफ मेकिंग बाई लॉज विच वर बाइंडिंग ऑन देयर मेंबर्स। तो क्या ये बाई लॉज बना सकते थे जो कि इनके मेंबर्स पे बाइंडिंग रहने वाला है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एक्चुअली अर्ली मिडीवल एरा में इंडस्ट्रियल साथ ही साथ मर्सेंटाइल गिल्ड्स फंक्शन करते थे। सिर्फ मर्सेंटाइल नहीं था, ठीक है, इंडस्ट्रियल भी था। और जो मर्सेंटाइल एसोसिएशंस हैं इनके पास राइट था कि वो बाईलॉज बना सकते थे और ये जो बाईलॉज वो क्रिएट करते थे ये सभी मेंबर्स को मानना मैंडेटरी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली की वजह से ये गलत हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियल भी होते थे। तो फर्स्ट गलत है आपका, सेकंड सही है, ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट प्रोमिनेंट गिल्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडीवल पीरियड। तो इसमें से कौन से एक ऑर्गेनाइजेशन है गिल्ड का। वीवर, पॉटर, गार्डनर, आर्टिजन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो अर्ली मिडीवल एरा में जो गिल्ड्स हैं इसमें स्पेशली आते हैं वीवर्स, पॉटर्स, गार्डनर्स और आर्टिजन्स। और ये कलेक्टिव एंडोमेंट्स बनाते थे पायस ऑब्जेक्ट्स के लिए और या फिर उनको रिसीव करते थे ट्रस्ट के बेसिस पे कि इस तरह के ऑब्जेक्ट वो प्रोवाइड करेंगे अपने इंटरेस्ट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही सही हैं, 1, 2, 3, 4। Which of the following were the most common articles of internal trade during the early medieval period? अर्ली मिडीवल एरा में इसमें से कौन सा मोस्ट कॉमन आर्टिकल है इंटरनल ट्रेड के बेसिस पे। स्पाइसेस, लग्जरी गुड्स, मेटल, सॉल्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए जो मोस्ट कॉमन आर्टिकल्स हैं इंटरनल ट्रेड के मामले में वो सारे ही सही हैं। यहाँ पे स्पाइसेस, लग्जरी गुड्स, मेटल एंड सॉल्ट सारी चीज़ों का ट्रेड होता था। और जो मर्चेंट्स हैं वो जनरली ट्रेवल करते थे ग्रुप के फॉर्म में, जिसको आप कारवान कह सकते हैं। और किस लिए ये कारवान के फॉर्म में ट्रेवल करते थे, ताकि जो रॉबर्स हैं उनको हाईवेज पे लूटने ना पाएं, ठीक है, ताकि वो रॉबर्स से सेफ रह सकें, इसलिए ये कारवान में चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनल ट्रेड ड्यूरिंग द अर्ली मिडीवल पीरियड। अर्ली मिडीवल एरा में इंटरनल ट्रेड के बारे में कौन सी बात सही है। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री। तो क्या इनके टाइम पे जो इंटरनल ट्रेड होता था कंट्री में उसमें कहीं ना कहीं हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। द पेटी फ्यूडल चीफ्स मॉलेस्टेड एंड प्लंडर्ड द मर्चेंट्स ऑन द हाईवेज। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो पेटी फ्यूडल चीफ्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लंडर और मॉलेस्ट करते थे मर्चेंट्स को हाईवेज के ऊपर। यही रीज़न है कि वो कारवान में चलना पसंद करते थे। और थर्ड है देयर वर टू मेनी फ्यूडल ड्यूज टू बी पेड इन द कोर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के दौरान बहुत ज़्यादा उन्हें ड्यूज पे करने पड़ते थे और यही रीज़न है कि बाद में जाके इंटरनल ट्रेड में लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं इसके ट्रेड में डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो तीनों बातें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल ठीक है, 1, 2 एंड 3। Which of the following items were imported from Balkh during the early medieval period? अर्ली मिडीवल एरा में कौन से आइटम इंपोर्ट होते थे बाल्क से। हॉर्सेस, सैफरॉन, एसाफोइटिडा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए अर्ली मिडीवल एरा में जो इंडिया के मर्चेंट्स हैं वो सेंट्रल एशिया तक नहीं जा पाते थे, लेकिन ये ईरान तक जाते थे थ्रू ऑक्सस वैली, ठीक है। और इन्होंने ईरान से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवाई हुई थी लाइक हॉर्सेस, सैफरॉन एंड एसाफोइटिडा फ्रॉम बाल्क। तो तीनों ही सही हैं, 1, 2 एंड 3। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 8th century AD, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट पावरफुल मैरीटाइम पावर। तो 8th century AD के लगभग इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मैरीटाइम में अपना एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना लेते हैं। तो देखिए 600 AD से लेके 1000 AD तक अगर हम बात करें तो जो इंडिया के मर्चेंट्स हैं वो अपनी फॉरेन ट्रेड का जो कंसिडरेबल हिस्सा है वो मुस्लिम से कहीं ना कहीं हार जाते हैं। और 8th AD शुरू होने के बाद से जो अरब्स हैं ये मोस्ट पावरफुल मैरीटाइम पावर के तौर पे सामने आते हैं और ये ट्रेड को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस दैट द स्टेट्स इन इंडिया फेल्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन शिपिंग बिटवीन 680 to 1000 AD। इसमें से क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया की शिपिंग या ट्रेड को सेव नहीं कर पाते हैं बिटवीन दिस टाइम पीरियड। इंडियन शिप्स वर स्मॉलर दैन दोज ऑफ सेलोन एंड चाइना। क्या इंडिया की शिप जो है सेलोन और चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी हुआ करती थी। तो बिल्कुल ठीक है ये बात,
इंडिया की शिप कहीं ना कहीं छोटी थी। द अरब्स बिकेम द मोस्ट पावरफुल मैरीटाइम पावर, अभी पीछे बात की, बिल्कुल ठीक है। इंडियन शिप्स लैग्ड बिहाइंड द चाइनीज एंड अरब शिप्स एंड द मैटर ऑफ स्पीड, तो जो इंडिया की शिप थी वो छोटी भी थी, साथ ही साथ जो इंडिया की शिप की स्पीड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी अगर हम चाइनीज, सेलोन और अरब की शिप से कंपेयर करें तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1, 2 and 3। With respect to India's trade with the West, which of the following ports on the western coast of India played an important role during 600 AD to 1000 AD? इस टाइम पीरियड में अगर हमारी ट्रेड की बात हो वेस्ट से, तो इसमें से कौन कौन से पोर्ट हमारे वेस्टर्न कोस्ट के हैं जो इंपॉर्टेंट हैं? कैम्बे, थाना, सोपारा, सिंदान। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। तो अगर हम इंडिया के ट्रेड की बात करें वेस्ट से, तो ये सारे पोर्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कोलम, मलाया, जिसको आप मॉडर्न क्यूलॉन भी कहते हैं, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेस्टर्न ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सपोर्टेड टू अरेबिया लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंडिगो, म्रायोब्लांस एंड कॉटन स्टफ्स ऑफ ऑल कलर्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड? तो अर्ली मिडिवल एरा में इसमें से कौन कौन से रीजन हैं जिन्होंने अरब को एक्सपोर्ट किया इंडिगो, म्रायोब्लांस एंड कॉटन स्टफ? तो बिटवीन 6000 AD एंड 1000 AD अरब्स ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया परफ्यूम्स लाइक मस्क, एलोज, एम्बर, कैम्फर, पर्ल, डायमंड, कोरल्स, साथ ही कुछ मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है। और गुजरात ने अरेबिया को एक्सपोर्ट किया लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंडिगो, म्रायोब्लांस एंड कॉटन स्टफ ऑफ ऑल कलर इस टाइम पे। Which of the following constituted imports from the West during 600 AD to 1000 AD? Incense, copper, dates, coral. Select the correct option from the codes given below. इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमने वेस्ट से इंपोर्ट करवाई हैं? तो वेस्ट से अगर हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें आता है इंसेंस, कॉपर, लोड, सॉल्ट, डेट्स, फिर आइवरी, कोरल एंड हॉर्सेस, ठीक है। और जो बेस्ट ब्रीड है हॉर्सेस की, वो जो इंडिया में आई थी, ये भी हमें वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया से मिली थी, यहाँ से हमने इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग इंपोर्ट इन इंडिया फ्रॉम 650 to 1000 AD? आइटम्स ऑफ इंपोर्ट और रीजन आपको चेक करना है। हॉर्सेज वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, अभी जस्ट हमने पीछे बात करी कि हॉर्सेज हमने सबसे अच्छे ब्रीड के वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया से ही मंगवाए थे। वाइन, कपिसा, तो सही है, वाइन को इंपोर्ट करवाया गया था कपिसा से। डेट्स, बसरसा, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, सारे ही बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड लुक्रेटिव ट्रेड विद चाइना ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड? तो मिडिवल एरा में इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ काफ़ी कम होने लगता है अगर हम इसको कंपेयर करें टू द ट्रेड विद अरब एंड ईरानियन मर्चेंट्स, ठीक है। लेकिन चोला किंगडम के दौरान जो ट्रेड है चाइना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा चोला किंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय? इसमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने एक एक्सपेडिशन सेंड किया था अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय? तो ये हैं चोला किंग राजेंद्र चोला फर्स्ट, जिनको आप राजेंद्र फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक तमिल चोला एम्परर हैं साउथ इंडिया के, जिन्होंने सक्सीड किया था अपने फादर राजा चोला फर्स्ट को, और ये कब आए थे थ्रोन पे? 1014 CE में, ठीक है। तो जो श्री विजय का किंगडम है, जब वो थ्रेटन करने लगता है ट्रेड रूट को चाइना के साथ, तो राजेंद्र फर्स्ट एक एक्सपेडिशन सेंड करते हैं अगेंस्ट दिस किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम सेलोन? सेलोन से हमने क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करवाई? पर्ल, ड्राई जिंजर, टिन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इंडिया का बहुत ही फ्लॉरिशिंग ट्रेड हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, और जो आर्टिकल्स हमने इंपोर्ट करवाए वो था सिल्क, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। इसके अलावा हमने बीज वैक्स इंपोर्ट करवाया था, क्लब्स को इंपोर्ट करवाया, लौंग, सैंडलवुड, कैम्फर और मसालों में कार्डमम वगैरह, ठीक है। और स्पाइसेस को भी इंपोर्ट करवाया गया फ्रॉम जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इंपोर्ट किया था पर्ल, ड्राई जिंजर एंड टिन फ्रॉम सिलोन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, सारे ही बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गई बात ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी की, और कल हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए, और इसी के साथ हम अपने लेटर गुप्ता एरा को वाइंड अप कर लेंगे, और उसके बाद छोटी छोटी किंगडम्स जो बची हुई हैं उनको 5-6 लेक्चर में कवर करते हुए अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को पूरे तरीके से फिनिश करेंगे, ठीक है। तो कल ज़रूर आइएगा, और कल हम इसका अगला लेक्चर पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today।
With this, Meenu Hatsana signing off.